हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैंने यहाँ पर डीएलएड की सीरीज चला रखी है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था वर्ष 2014 के डीएलएड के पेपर को। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस कारण से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं आज के सीरीज में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है 270 तथा 405 के लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम तथा महत्तम समापवर्ती यानी कि एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 270 के फैक्टर। तो वो आएगा 3 × 3 × 3 × 5 × 2, ये हो गया 270। ऐसे ही 405 के फैक्टर लिख देते हैं। तो 405 के फैक्टर आएंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 5। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, तो इसको हम इसके घात के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। 2 की घात 1 लिखेंगे, इसको इसको लिखेंगे 3 की घात 3, इसको लिखेंगे 5 की घात 1। ठीक है ना। और नीचे वाले को लिखेंगे 3 की घात 4, 5 की घात 1। तो ध्यान से देखें, नीचे में 2 नहीं है, नीचे वाले में 2 नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 0। ठीक है। एलसीएम जब लिखते हैं तो हमको अधिक घात वाले को लिखना होता है। तो 2 की घात 1 और 2 की घात 0 में कौन बड़ा है? 2 की घात 1। 3 की घात 3, 3 की घात 4 में बड़ा कौन है? 3 की घात 4। 5 की घात 1, 5 की घात 1 में बड़ा कौन? दोनों बराबर हैं, इसलिए कोई भी लिख सकते हैं। जो एचसीएफ है वो कैसे लिखते हैं? छोटी घात वाले को लिखा जाता है। 2 की घात 1, 2 की घात 0 में छोटी घात 2 की घात 0 है, तो 2 की घात 0 लिख देंगे। 3 की घात 3 और 3 की घात 4 में छोटा कौन? 3 की घात 3। और 5 की घात 1, 5 की घात 1 में छोटा कौन? 5 की घात 1। दोनों बराबर हैं। ठीक है। अब हमको इनका रेशियो निकालना है, तो यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालने का मतलब कि एलसीएम को एचसीएफ से भाग करना है। तो ध्यान देखिए, 2 की घात 1 बच गया ऊपर, 3 की घात 1 बच गया और 5 की घात 1 कट गया और नीचे 1 बच रहा है, तो ये आ जाएगा 6:1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। राम और गोपाल के पैसों का अनुपात 7:17 है तथा गोपाल और कृष्ण के पैसों का अनुपात भी 7:17 है। यदि राम के पास 490 रुपये हैं तो कृष्ण के पास कितने पैसे होंगे? तो ऐसा देखिए, हम इसमें एक काम कर लेते हैं कि राम के पास पैसे मान लेते हैं एक्स, गोपाल के पास मान लेते हैं वाई। गोपाल और कृष्ण लिखा तो गोपाल के पास तो वाई है, मुझे मैं पहले ही मान चुका। कृष्ण के पास मान लेते हैं जेड। राम के पैसों को गोपाल के पैसों से भाग करेंगे तो इनका रेशियो निकल जाएगा 7:17। ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि राम के पास पैसे कितने हैं? 490। यानी कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो 490 रुपये दी गई है। तो एक्स के प्लेस पर 490 लिख देंगे और अपॉन वाई इक्वल टू 7/17। तो वाई की वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए 490 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड में कितना है? 7। तो 7 से 70 टाइम कट जाएगा, 1190 इसका आंसर निकल गया। यानी कि y क्या था? गोपाल के पास पैसे। अब अगला है गोपाल और कृष्ण के पैसों का अनुपात। यानी कि गोपाल के पास जितने पैसे हैं उसको डिवाइड करने के कृष्ण के पास जो पैसे हैं कितने थे? जेड। तो हमारा जो रेशियो निकलेगा वो 7:17 ही निकल रहा है। अब आपको यहाँ पर y की वैल्यू मालूम है 1190। जेड के प्लेस पर जेड ही रहने दो, 7/17। इसमें से y की वैल्यू निकाल लेंगे 1190 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड में कितना है? 7। 7 से 119 कट जाएगा 17 टाइम, 0 को 0 लिख दिया, तो ये आ गया 17 इंटू 170 यानी कि 2890। यानी कि गोपाल के पास जो पैसे हैं ना, किसके पास? कृष्ण के पास जो पैसे हैं
वो निकल रहा 2890, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है 1000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में मिश्र धन 1210 हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो मिश्र धन है वो दिया है आपको 210, ठीक है। और मूलधन कितना है, मूलधन दे रखा है आपको 1000 रुपये, ठीक है, दोनों रुपये में ही है। और जो दर दे रखी है यहाँ पर यानी कि आर, वो कितना दे रखा है 10% वार्षिक दे रखा है। तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा, जो मिश्र धन होता है वो कितना इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर यानी कि आर बट्टे 100 की घात टी यानी कि समय। मिश्र धन है आपके पास 1210, मूलधन है 1000 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस दर दे रखी है 10/100 की घात टी। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 121/100 ले सकते हैं इसको, बराबर आ जाएगा 11/10। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया राइट साइड में। इसको 11/10 की घात 2 ले सकते हैं और राइट साइड में आया 11/10 की घात टी। कंपेयर कर लेंगे तो टी की वैल्यू कितने निकल ली 2, यानी कि टी इक्वल टू कितना आ गया 2 7। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो एक्स दे रखा है यहाँ पर सेट, उसके मेंबर है 1 2 3 4। वाई दिया है आपको यहाँ पर, उसके मेंबर दिए 3 4 5 6। और जेड के मेंबर दे रखे हैं 5 6 7 8, ठीक है। अब आपको निकालना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का मतलब हुआ इनके जो मेंबर है ना सबको मिक्सअप कर दो। 1 2 3 4, 3 और 4 में लिख चुका हूँ तो बचा 5 6, 5 6 लिख चुका हूँ तो क्या बच गया 7 8, ये हो गया। तो ये है जेड, यानी कि ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट निकल रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है एम और एन धन पूर्णांक है, ठीक हो गया। एम रेज टू पावर एन इक्वल टू दे रखा है 25। अब देखिए एम रेज टू पावर एन दे रखा है 25, 25 को हम ले सकते हैं 5 रेज टू पावर 2, यानी कि यहाँ पर निकल गया एम की वैल्यू निकल गई 5 और एन की वैल्यू क्या निकल गई 2, ठीक है। अब आपको निकालना है एन रेज टू पावर एम। एन कितना है 2, एम कितना है 5, 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 5, ये होता है 32, यानी कि ऑप्शन इसका डी क्या निकल रहा है, करेक्ट निकल रहा है। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक्स वाई इक्वल टू 21 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान होगा। अब देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर किस किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ रही, एक्स प्लस वाई की जरूरत पड़ रही, एक्स वाई की जरूरत पड़ रही। अब एक्स प्लस वाई मेरे पास है, एक्स वाई भी मुझे मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू हमारे पास होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीकरण आपको मालूम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स वाई की वैल्यू 21 दे रखी है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई है हमारे पास 10, 10 रेज़्ड टू पावर 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 42, 21 दूना 42, 100 का वर्ग 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 42। 10 में से 2 गया 8 और ये 9 में से 4 गया 5, 58 आ गया 58। अब मेरे को दोबारा से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो मैंने लिखा हुआ उसी को लिख देता हूँ। एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इनकी जगह वैल्यू पुट कीजिए। एक्स प्लस वाई मेरे पास है 10 इंटू ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी 58 माइनस एक्स वाई मेरे को दे रखा 21। ये हो गया 10 गुणा 8 में से 1 गया 7, 5 में से 2 गया 3, तो 10 से 37 को गुणा करेंगे 370, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी निकल रहा वो क्या निकल रहा, करेक्ट है। अब आ जाइए अगले सवाल पे। यहाँ पर लिखा है 10 की घात 2/5 गुणा 10, सॉरी 6 की घात 2/5 गुणा 6 की घात 3/5 का मान क्या होगा। तो ध्यान देखिए 6 की घात 2/5 लिखा है, इसको गुणा करना है 6 की घात 3/5। अब यहाँ पर देखो बेस दोनों का एक जैसा है, अगर बेस एक जैसा हो और बीच में गुणा हो तो घातों को जोड़ देते हैं, और कहाँ जोड़ते हैं, घात में ही जोड़ते हैं। यानी कि 2/5 और 3/5 को घात में जोड़ दिया। 6 की घात कितना है, 5/5, यानी कि 6 की घात 1, 6 की घात 1 को 6 बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चित्र में एंगल ए बी सी की माप है, एंगल ए बी सी की माप आपको बतानी है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसमें हमको दिया है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है। अब आपको मालूम है जो एंगल होगा आपका यहाँ पर, ये वाला टोटल पूरा एंगल कितने का होगा, ये 180 डिग्री का होगा। अब यहाँ से इसके हमने एक लाइन और खींच दी, ठीक है। अब मुझे ये वाला एंगल जिसको मैं डार्क करने जा रहा हूँ, ये वाला एंगल दिया है कितना, 120 डिग्री। अब पूरा एंगल आपको अभी मैंने बताया था 180 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, 60 डिग्री का बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। अब मैं इसको फिगर कंप्लीट कर बना रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए ये और ये एंगल दोनों के हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, ठीक है ना। यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अब यहाँ पर ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री का है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब जैसे इसमें यहाँ पर नाम रखा गया है वैसे इसमें नाम रख देता हूँ मैं। तो देखो आपको ए बी सी निकालना है एंगल, तो एंगल जो ए बी सी होगा किसके बराबर होगा, ए डी सी के बराबर होगा। एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं, और एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ए डी सी कितना आ रहा है, 60 डिग्री, तो ए बी सी भी कितना आ जाएगा, 60, यानी कि ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है संख्याएं 3.75 इंटू 10 पावर -7, कॉमा 3 होल 3/4 इंटू 10 - 7, कॉमा 375 इंटू 10 - 9 और 3/8 इंटू 10 - 7 दी गई हैं। इनमें से कौन सी संख्या 0.00000375 को के बराबर नहीं है, यानी कि इसके बराबर कौन नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। 3.75 इंटू 10 - 7, इसको सॉल्व करोगे 10 की घात -7 है, तो दशमलव स्थान 6 स्थान, दशमलव जो 7 स्थान कहाँ खिसक जाएगा, लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.00000375। देखो 7 स्थान लेफ्ट साइड को खिसक गए, यहाँ से देखिए गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पर दिया गया है 3.75 इंटू 10 - 7 को ऐसा लिख सकता हूँ, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इसी के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा अब दूसरे वाले को देखते हैं। 3 होल 3/4 इंटू 10 - 7, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 चौको 12 3 15, 15/4 गुणा 10 की घात -7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 4 से डिवाइड कर दो 15 को, 4 × 3 = 12 और कितना बच गया, 3 × 4 = 28, 4 × 5 = 20 गुणा 10 की घात -7, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तीसरा वाला 375 इंटू 10 - 9,
अब देखिए 375 इंटू 10⁻⁹ को क्या लिख सकते 3.75 इंटू 10⁻⁷ ले सकते हैं, क्योंकि दो स्थान में दशमलव इधर ले आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा -9 के प्लेस पर -7 हो जाएगा, यानी कि ये भी इसके बराबर। तो बचा कौन सा ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन ये बचा है जो कि इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि जो 3/8 इंटू 10⁻⁷ है वो इस संख्या के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर लिखा 4 प्लस, फिर स्क्वायर रूट लगाया है 44 प्लस, फिर स्क्वायर रूट लिखा है 10,000 लिखा है। वो सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है 44 प्लस 10,000 का स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा 100। 100 में आप 44 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 144। 144 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है आपको मालूम है 12। अब 12 को 4 में जोड़ देंगे कितना जाएगा 16। 16 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है 4। तो यानी कि इसका ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है एक घड़ी में ठीक 8 बजे हैं तो घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कोण होगा, ढूंढना है आपको। आपको पता है कि घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कोण निकालना है। वो होता है 30h-11/2 m। यहाँ पर डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो 8 बजे बोल रहा है, 8 बजे को हम ठीक 8 बजे को ऐसे डिनोट करेंगे, h हो जाएगा 8 और m हो जाएगा 0। यहाँ पर जो h है वो 8 है और m कितना है 0, वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा इक्वल टू 30 इंटू 8 डिफरेंस 11/2 इंटू 0, यह जाएगा 240। अब ये ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, जो 360 में से माइनस कर लेते हैं। 0 2 1 तो कितना आ रहा है 120 डिग्री। मतलब इसको 360 में से क्यों माइनस किया, देखिए समझ लेते हैं। ये 8 बजा, 8 तो ऐसे बजेगा। अगर हमको मालूम है घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, अगर ये 240 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये कितने का बनेगा 120 डिग्री का एंगल बनेगा। इसलिए हमने इसको 360 में से क्या करा 240 डिग्री को घटा दिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही रहेगा। किसी संख्या का 25% उसी संख्या के 30% से 15 कम है। माना कोई संख्या मान लेते हैं, माना संख्या है n, ठीक है। इस संख्या का जो 25% है, n का 25% किसके बराबर है, n उसी संख्या यानी कि n के 30% से कम, मतलब घटा देंगे कितना कम है 15। तो n का 25% कैसे निकालें, n गुणा 25/100, n का 30% निकालेंगे n गुणा 30/100 माइनस 15। अब आप इसको इधर ले आइए, ट्रांसपोज कर दीजिए, 25n/100 माइनस 30n/100 बराबर आ जाएगा -15। अब दोनों का हर समान है तो डायरेक्ट अंश को सॉल्व कर सकते हैं। तो -5n/100 इक्वल रहेगा -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5×3 = 15, तो n बराबर आ जाएगा 300। यानी कि ऑप्शन डी क्या निकल रहा है, इसका करेक्ट निकल रहा है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए, वह 50 अंक पाता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम पूर्णांक कितना होगा। अब देखिए, माना अधिकतम पूर्णांक मान लेते हैं, अधिकतम पूर्णांक मान लेते हैं x, ठीक है ना। अब x का 50% जब लाएगा वो पास हो जाएगा, तो x का जो 50% अगर मैं लूँ, x का 50% कितना होगा, x गुणा 50/100,
ये होगा x का 50%। इतने नंबर लाने पर वो पास हो जाएगा। अब विद्यार्थी कितने अंक लेके आता है? 50 अंक लाता है और 50 अंकों से ही फेल होता है, यानी कि उसके x का 50% कितना होगा? 100 ही तो होगा, क्योंकि 50 नंबर तो उसके पास थे ही, 50 अंकों से फेल हो रखा है। तो 50 नंबर और आ जाते, 50 जो पहले से थे और 50 और आ जाते, यानी कि कितने नंबर आ जाते? उसको 100 आ जाते, तो वो पास हो जाता है। और वही पास होने के लिए न्यूनतम अंक हैं 50%। तो यानी कि यही किसके बराबर होगा? x का 50% किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। x गुणा 50/100, ठीक है ना। अब आप 50 का भागा 100 में दो बार, तो x बराबर रहेगा 2 गुणा 100, यानी कि 200। यानी कि उसको 200 नंबर का पेपर होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर क्या करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती हुई एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। तो ध्यान देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, यहाँ पर मात्रकों में भिन्नता है। देखिए, रेलगाड़ी 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है? 700 मीटर। चाल दे रखी है उसकी कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड है, 1872, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड में दौड़ती है। सुरंग को कितने मिनट में पार करती है? समय भी दिया है यहाँ पर, टी दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड, क्योंकि सेकंड में है ऊपर। अब देखिए, सुरंग की लंबाई निकालनी है। सुरंग की लंबाई कितनी मान ली मैंने? x है। मैंने बताया था इससे पहले भी कि कोई प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गया, इनको पार करने में तय दूरी किसके बराबर होगी? सुरंग को पार करने में तय दूरी कितनी होगी? पहले तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि 700 मीटर, उसको जोड़ देंगे सुरंग की जो वास्तविक लंबाई है उसके साथ जोड़ देंगे। वह सुरंग की वास्तविक लंबाई कितनी है? x मीटर। तो तय दूरी इतनी निकल गई, ठीक है। दूरी बराबर होता है चाल बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, यह जाएगा 700 धन x। चाल कितनी है उसकी? चाल दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड है, और समय कितना है? 60 सेकेंड है, बराबर 700 प्लस x। तो ये हो जाएगा 1200 माइनस 700 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू आ जाएगा 500 मीटर। सुरंग की लंबाई निकल जाएगी 500 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी क्या रहेगा? इसका करेक्ट रहेगा। एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की कितनी भुजाएं हो सकती हैं? देखिए, पिरामिड जो होगा ना, पिरामिड का जो आधार है वो वर्गाकार है, तो 4 भुजाएं तो ये होगी, ठीक है ना। कितनी भुजाएं होगी? 4 भुजाएं ये होगी ना, 1 2 3 4। अब इसके सेंटर से ऊपर को कुछ डिस्टेंस मान लो, वहां से एक खुला के हो गया, ऐसे जुड़ा होगा पिरामिड, ठीक है ना। तो बुझाएगी नहीं, तो 1 2 3 4, 4 ये होगी, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8। अब ये बोल रहे हैं 0.0000343 की होल रेस्ट पावर 1/3 की वैल्यू निकालनी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, दशमलव के बाद गिनने कितने स्थान है? 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिख सकते हैं 343 अपॉन इतना ले सकते हैं कि होल पावर कितना आ जाएगा? 1/3, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन
10 इंटू सॉरी 100 इंटू 100 ऐसा लिख सकते हैं। और उसके होल पावर में क्या लिखेंगे 3। इसको लिखेंगे 7/100 की होल पावर 3 की होल पावर कितना 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7/100 निकल गया। यानी कि ऑप्शन ए क्या निकला, इसका करेक्ट निकल रहा है। 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8 का माध्यांक या माध्यिका निकालनी है। देखो तो अगर माध्यिका निकालनी हो तो इनको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है। तो 6 2 बार लिखा है, 8 2 बार लिखा है, 9 3 बार लिखा है, 1 2 3, उसके बाद क्या लिखा है 14 लिखा है। ठीक है ना। अब हम माध्यांक या माध्यिका का मतलब होता है ठीक सेंटर का। एक यहाँ से काटेंगे, एक यहाँ से काटेंगे, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कितने टोटल गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो माध्यांक क्या हो जाएगा, बीच वाले, बीच में दो ही बच रहे ना, कट गए थे, 3 इधर कट गए, 3 इधर, बीच में दो बचे, इनका औसत ले लेंगे। 9 8 17 बट्टे 2 यानी कि 8.5। इसका माध्यांक निकल गया कितना 8.2 यानी कि ऑप्शन बी। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि कितनी दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा आपका 35.2 मीटर। मैदान का व्यास बहुत सिंपल सा है। देखो आपको मालूम है परिधि बट्टे जो व्यास होता है उसी को पाई बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी हो सकती है इसमें, देख लो। तो परिधि कितना है, व्यास निकालना हमको, परिधि बट्टे क्या लिखेंगे, परिधि बट्टे पाई। तो परिधि कितना है 35.2 और पाई कितना होता है 22/7। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली, 35.2 इंटू 7/22। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो कितना आएगा, इसको ले सकते हैं 352 इंटू 7/220। ठीक है, काट लेते हैं, 11×33 कितना बचेगा 2, 11×33, 11×2 22 सॉरी, और 11×2 22, 11×0 और ये कट जाएगा 8 चौको 4 8 32 और 4 5 20 और 8 7 56 बट्टे 5, 5 1 5 5 5 11.2 मीटर यानी कि डी ऑप्शन सही निकल रहा है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि कौन सी निम्न में कौन सबसे बड़ी संख्या है। देखो वर्गमूल 2, घनमूल 3, घनमूल 4, चतुर्थमूल 4 में कौन बड़ा है बोला। तो ध्यान देखिए इसको लिख सकते 2 की घात 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1/3, इसको 4 की घात 1/4। तो 2 3 4 इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाता है 12। अब देखो ये 12 आ रहे हैं, तो 12 क्या करेंगे इसमें 2 की घात, 2 का भाग 12 में 2 कितनी बार 6 और इसको लिखेंगे 1/12। ठीक है, सबकी घात 1/12 बना दो। ठीक है, ये 6 दूना 12 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 और 3 का भाग 12 में कितनी बार आता है 4 और होल पावर आ जाएगा 1/12। ऐसे ही 4, 4 का भाग 12 में कितनी बार आता है 3, इसके होल पावर में लिख देंगे 1/12। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 2 की घात 6 कितना होता है 64। इसको मैं साइड कर देता हूँ, ये हो जाता है 64 की पावर 1/12। ये हो जाएगा 3 की घात 4, 3 क्या 9 क्या 27 81, 81 की घात 1/12 और 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64, 64 की घात 1/12। ये दोनों तो मेरे को बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये इसमें देखो सबकी पावर में 1/12 1/12 1/12 है और बेस जिसका बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यानी कि ये होगी, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 3 ये सबसे बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा।
अब देखिए, एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में हौज खाली कर देगा? सिंपल क्वेश्चन है। देखो, जब अकेले नल होता है, मतलब टंकी के नीचे छेद नहीं होता, तो 9 घंटे में भर जाता है। ठीक है। छेद होने से वही टंकी अब कितने घंटे में भर रही है? 10 घंटे में भर रही है। तो मान लेते हैं हौज की कैपेसिटी कितनी है, इन दोनों के एलसीएम के बराबर है कितनी? 90 यूनिट है। जब छेद नहीं है ना, केवल नल से भर रहा है, तो 9 घंटे में 90 यूनिट भरता है। तो 1 घंटे में कितने यूनिट भरेगा? 9 का भागा 90 में देंगे कितना? 10 यूनिट भरेगा। अगर केवल छेद ही छेद हो, ठीक है ना, 10 घंटे में 90 यूनिट होता है ना, भरता है जब छेद हो उसमें, तो 1 घंटे में कितना होगा? कितना भरेगा? 9 यूनिट भरेगा। ठीक है। छेद होने से 9 यूनिट भर रहा है 1 घंटे में, छेद न होने से 1 घंटे में 10 यूनिट भर रहा है। समझ में आई बात? जब छेद नहीं है तो 1 घंटे में 10 यूनिट भरता है, छेद होने से वही टंकी 1 घंटे में 9 यूनिट भरती है। यानी कि इसका मतलब कितने यूनिट का लॉस हुआ मेरे को? 1 यूनिट का लॉस हुआ। 1 यूनिट पानी क्या होता है? खाली होता है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने यूनिट खाली होता है? 1 यूनिट। 1 यूनिट पानी खाली हो रहा है, तो 90 यूनिट, 90 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय लगेगा? 90 घंटे लगेंगे। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी क्या रहा? सही रहा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो बने रहे चैनल के साथ।